गुड मॉर्निंग। आज हम बात करेंगे मानव भूगोल के मूल सिद्धांतों में तीसरे और अंतिम सिद्धांत की वातावरण समायोजन का सिद्धांत। इससे पहले की वीडियो में सबसे पहले सिद्धांत की अपन ने बात की थी क्रियाशीलता का सिद्धांत, जिसमें अपन ने कहा कि प्रकृति का प्रत्येक तत्व गतिशील अवस्था में है। दूसरे पार्ट में अपन ने बात की पार्थिव एकता का सिद्धांत, जिसको अंतर संबंध का सिद्धांत कहा, जिसमें अपन ने बात की कि पृथ्वी का कोई भी तत्व स्वतंत्र अवस्था में नहीं है। तीसरे और अंतिम सिद्धांत की अपन बात करते हैं आज के इस वीडियो में, वातावरण समायोजन का सिद्धांत। और वातावरण समायोजन जैसा नाम से स्पष्ट है, दोनों शब्दों की यदि बात करें तो वातावरण अपन जैसा प्रारंभ में भी बात की थी कि मानव भूगोल में वातावरण है वो दो प्रकार का माना जाता है। अपन ने कहा प्राकृतिक वातावरण और अपन ने कहा सांस्कृतिक वातावरण, जिसको अपन मानवीय वातावरण भी कहते हैं, जिसका निर्माण स्वयं किसके द्वारा किया गया है? मानव के द्वारा किया गया है। तो चाहे तो अपन कहें प्राकृतिक वातावरण और चाहे अपन कहें मानवीय या सांस्कृतिक वातावरण। दूसरी यहाँ पे बात आती है समायोजन, एडजस्टमेंट जिसको अपन कह सकते हैं। समायोजन की जो क्रिया है वो किसके द्वारा की जाती है? मानव के द्वारा, क्योंकि मानव भूगोल का संपूर्ण जो अध्ययन है वो किसके संदर्भ में किया जा रहा है? मानव के संदर्भ में। चाहे मानव का उसके साथ प्रत्येक संबंध हो, चाहे मानव का उसके साथ अप्रत्यक्ष से संबंध हो। तो मानव के द्वारा निवास की जो क्रिया है, जिस क्षेत्र में वो निवास कर रहा है, और मानव के द्वारा क्रियाओं का जो अध्ययन है, मानवीय क्रियाएं, व्यवसाय जिसको अपन कह रहे हैं, चाहे मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए आवश्यकता, चाहे प्राथमिक आवश्यकता हो चाहे मानव की उच्च आवश्यकता हो, आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए मानव जो भी कार्य करता है, चाहे उत्पादन संबंधी कार्य करता हो, चाहे वो निर्माण संबंधी कार्य करता हो, चाहे वो वस्तुओं के आदान प्रदान यानी व्यापार संबंधी कार्य वो करता हो, तो जो भी क्रिया मानव के द्वारा की जाती है, चाहे मानवीय निवास, स्वयं का जो निवास है जिस क्षेत्र में वो निवास कर रहा है, तो संपूर्ण जो क्रियाएं हैं स्वयं मानव या मानवीय जो क्रियाएं हैं वो किसका परिणाम मानी जाती हैं? समायोजन का परिणाम मानी जाती हैं, एडजस्टमेंट का परिणाम होती हैं कि वो एनवायरनमेंट के साथ कैसे वो एडजस्टमेंट करता है। अब ये जो समायोजन होगा, अब समायोजन की जो क्रिया होती है, मानव को प्राकृतिक वातावरण से भी समायोजन करना पड़ता है, मानव को सांस्कृतिक वातावरण से भी समायोजन करना पड़ता है। अब वो समायोजन कैसे होगा कि विभिन्न प्रदेशों के वातावरण द्वारा निर्धारित की गई सीमाओं के अंदर कोई भी वातावरण, चाहे अपने कहा कि चाहे प्राकृतिक वातावरण हो चाहे सांस्कृतिक या मानवीय वातावरण हो, उसके द्वारा निर्धारित की गई जो सीमाएं हैं, सीमाओं का अर्थ लिया जाता है कि वहां की जो दशाएं हैं, तो सीमाओं के अंदर वहां के निवासी मानव वर्ग अपनी आवश्यकताओं क्षमताओं के अनुसार वातावरण के साथ समायोजन करके उन प्रदेशों का क्षेत्र संगठन करते हैं। क्षेत्र संगठन का अर्थ लिया जाता है कि प्राकृतिक और मानवीय वातावरण के साथ जो एडजस्टमेंट का कार्य जो होगा, समायोजन का जो कार्य होगा। प्राकृतिक और सांस्कृतिक वातावरण के भिन्न भिन्न तत्व मानव के भोजन, वस्त्र, निवास, व्यवसाय और सामाजिक संस्कृति पर प्रभाव डालते हैं। मानव उनके प्रभावों के अनुसार अपने रहन सहन का अनुकूलन करता है और इसके अलावा वातावरण में भी कुछ परिवर्तन करता है। इन क्रियाकलापों को वातावरण समायोजन कहा जाता है। अर्थात अपन बात कहें तो मानव के द्वारा चाहे प्राकृतिक वातावरण और चाहे सांस्कृतिक वातावरण से कौन सी क्रिया, यहाँ पे दो बातें आती हैं कि एक तो अनुकूलन की क्रिया और एक परिवर्तन की क्रिया। अनुकूलन और परिवर्तन की जो क्रिया होगी किसके साथ? वातावरण के साथ। वातावरण कौन सा? प्राकृतिक वातावरण जो वहां की भौतिक दशाएं हैं, भौगोलिक दशाएं हैं, चाहे सांस्कृतिक यानी मानवीय वातावरण। अब दोनों के साथ मानव को क्या करना होगा? अनुकूलन करना होगा, या मानव को क्या करना होगा? परिवर्तन करना होगा। और अनुकूलन परिवर्तन दोनों का परिणाम क्या माना जाता है? समायोजन। किसी भी क्षेत्र में मानवीय निवास होगा तो मानवीय निवास उसी अवस्था में संभव है जब मानव वहां के वातावरण से समायोजित हो चुका हो, चाहे उसने अनुकूलन किया हो चाहे उसने परिवर्तन किया हो, ये एक दूसरी बात है। लेकिन वहां पर मानवीय निवास, मानवीय क्रियाओं का पूरा होना, पूर्ण होना किसका परिणाम है? वातावरण समायोजन का परिणाम है। उदाहरण के तौर पर यदि अपन बात करें तो आप देखिए वर्तमान समय में
विश्व की सबसे प्रमुख आदिम जो जनजातियां मानी जाती हैं, एस्किमो जनजाति, जो शीतकटिबंधीय प्रदेश, टुंड्रा प्रदेश, शीतकालीन शीतकटिबंधीय क्षेत्र जहां का धरातल वर्ष भर हिमाच्छादित रहता है, आर्कटिक प्रदेश, ग्रीनलैंड में निवास करने वाली एस्किमो जनजाति। दूसरे उदाहरण की बात करें, कालाहारी मरुस्थल में निवास करने वाली बुशमैन जनजाति, दक्षिणी अफ्रीका, और कांगो बेसिन, जायरे बेसिन, कांगो नदी का परिवर्तित जो नाम है जायरे, तो कांगो नदी का दलदली क्षेत्र कांगो बेसिन, जिसको अपन जायरे बेसिन भी कहते हैं। तो कांगो बेसिन उष्ण आर्द्र क्षेत्र में निवास करने वाली पिग्मी जनजाति विश्व की सबसे प्रमुख आदिम जनजातियों में से मानी जाती है। यदि यहाँ पे वातावरण समायोजन की बात करें तो आप देखिए, एस्किमो जनजाति जहाँ निवास कर रही है, वहां का धरातल यानी ग्रीनलैंड, जो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप भी है, उसके तटवर्ती भाग में निवास करने वाली एस्किमो जनजाति जहां निवास करती है, वहां का धरातल पूर्ण रूप से हिम से आच्छादित है। तापमान वर्ष भर 0 डिग्री सेल्सियस से कम रहता है। ग्रीष्मकालीन अवधि लगभग अधिकतम 3 से 4 महीने की, और अधिकतम वहां का तापमान ग्रीष्म काल में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस। तो ऐसी स्थिति में जहां वर्ष के 9 से 10 महीने शीतकाल के हों, धरातल हिम से आच्छादित हो, प्राकृतिक वनस्पति का अभाव हो, मृदा का अभाव हो, जीव जंतु का अभाव हो, ऐसे विकट क्षेत्र में, विकट परिस्थितियों में, विकट भौगोलिक दशाओं में मानव का निवास करना, और वो भी प्राचीन काल से वर्तमान समय तक एस्किमो जनजाति उसी क्षेत्र में निवास करती है, क्योंकि वो एस्किमो मानव वहां के वातावरण से क्या हो चुका है, समायोजित हो चुका है। उसने अनुकूलन किया है कि वहां की जैसी भौगोलिक दशाएं थी, वैसा ही उन्होंने अपने आप को बना लिया। एस्किमो जनजाति आखेट शिकार से अपना जीवन यापन करती है, आखेट प्रधान जनजाति है। आखेट का कार्य केवल ग्रीष्म काल में 3 से 4 महीने की अवधि में ही किया जाता है। उस 3 से 4 महीने की अवधि में जो आखेट संग्रह किया जाता है, उसी का भोज्य सामग्री के रूप में या वस्त्र निर्माण के रूप में उनका उपयोग होता है। यदि भोजन सामग्री समाप्त हो जाती है तो एस्किमो मानव के पास भोज्य सामग्री का दूसरा कोई सोर्स, साधन, स्रोत उपलब्ध नहीं है। फिर भी वो एस्किमो जनजाति आज भी उस प्रतिकूल भौगोलिक दशाओं के क्षेत्र में निवास कर रही है, कारण कि वो एस्किमो मानव वहां के वातावरण से समायोजित हो चुका है। सेम ऐसा ही उदाहरण पिग्मी मानव के साथ है। पिग्मी जनजाति जहां निवास करती है, वहां की उष्ण आर्द्र भूमध्य रेखीय उष्ण आर्द्र जलवायु, जहाँ प्राकृतिक वनस्पति की प्रधानता है, वर्षा की प्रधानता है, दलदल क्षेत्र की प्रधानता है, तो वो पिग्मी मानव पेड़ों पर निवास करता है, वनों से कंदमूल फलों का संग्रह करके, जंगली जीव जंतुओं का शिकार करके, क्योंकि प्राकृतिक वनस्पति की प्रधानता है तो जंगली जीव जंतुओं की भी प्रधानता है, और उनसे वो अपना जीवन यापन कर रहा है। तो चाहे आप एस्किमो जनजाति की बात कर ले, चाहे आप पिग्मी जनजाति की बात कर ले, और जनजातियों को भी यदि छोड़ दें, आदि मानव की बात यदि अपन छोड़ते, आधुनिक मानव यानी वर्तमान जो मानव है, सभ्य मानव जिसको अपन कह रहे हैं, वो मानव भी जहां निवास कर रहा है, वो किसका परिणाम है, वहां के वातावरण समायोजन का परिणाम है कि उस वातावरण ने, उस मानव ने उस वातावरण से, चाहे वो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में निवास कर रहा हो, चाहे वो शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में निवास कर रहा हो, चाहे वो शीत कटिबंधीय क्षेत्र में निवास कर रहा हो, तो वो आधुनिक मानव, सभ्य मानव जहां कार्य कर रहा है, जहां निवास कर रहा है, वो किसका परिणाम है, समायोजन का परिणाम है। अब ये समायोजन की जो क्रिया होगी वो 2 रूपों में होगी। 2 रूपों में कैसे होगी? एक अपन ने कहा कि अनुकूलन, और एक अपन ने कहा परिवर्तन। अब आप सबसे पहले अपन बात करते हैं अनुकूलन की। अनुकूलन कहते हैं मानव के द्वारा वातावरण को अपने अनुसार ढालना। वातावरणीय जो दशाएं हैं, चाहे वो प्राकृतिक वातावरणीय दशा हो, चाहे वो मानवीय वातावरणीय दशा हो, वातावरणीय दशाओं को अपने अनुसार ढालना। समझ रहे हो मेरी बात को, कि वातावरणीय दशाओं को अपने अनुसार ढालना तो क्या कहलाता है? अनुकूलन कहलाता है कि अनुकूल करना, परिस्थितियों को अपने अनुकूल कर लेना, कि जैसी है उसको अपने, उसके अनुसार अपने आप को ढाल लो। ठीक है, तो जैसी वातावरणीय दशाएं होंगी उसके अनुरूप यदि मानव अपने आप को ढालता है तो वो क्या माना जाता है? अनुकूलन माना जाता है। अनुकूलन की जो क्रिया होगी वो 2 रूपों में होगी। एक तो अनुकूलन होता है आंतरिक अनुकूलन, और एक होता है बाह्य अनुकूलन।
अब आंतरिक अनुकूलन की यदि अपन बात करते हैं तो जैसे अपन कहें कि भाषा है, खान पान है, तो ये अनुकूलन है। जैसे अपन बात करें, जैसे अपन ग्रीनलैंड में निवास कर रहे हैं, एस्किमो जनजाति की बात करें, उसी क्षेत्र में यदि अपने को निवास करना पड़े या वहां जाना पड़े तो अपने को क्या करना पड़ेगा, वहाँ की भाषा, वहाँ का खान पान जैसे वो जीव जंतुओं का शिकार या खेत करके उनसे अपने भोज्य सामग्री की आपूर्ति करते हैं, तो अपनी भोज्य सामग्री की आवश्यकता को पूरा करते हैं। तो यदि कोई साधारण व्यक्ति वहां जाता है तो उसको भी उसके द्वारा भी क्या किया जाएगा, वहां उपलब्ध जो जीव जंतु हैं उनसे जो मांस की प्राप्ति हो रही है उसी का यदि भोज्य सामग्री में उपयोग करे तो अनुकूलन होगा। और भोज्य सामग्री का उपयोग यदि वो करता है, वहां की भाषा का यदि उपयोग करता है, तो वो अनुकूलन कौन सा माना जाएगा, आंतरिक अनुकूलन माना जाएगा। दूसरा है बाह्य अनुकूलन। बाह्य अनुकूलन होता है जो बाहर से दिखाई देता हो, अनुकूलन तो होगा लेकिन वो भारी होगा यानी वेशभूषा। अब जैसे अपन एस्किमो जनजाति की बात करें तो एस्किमो जनजाति अपने वस्त्रों का जो निर्माण है वो किससे करती है, पशुओं के खाल या चमड़े से करती है, यानी खाल या चमड़े से निर्मित वस्त्रों का उपयोग एस्किमो मानव के द्वारा किया जाता है। यदि कोई साधारण व्यक्ति वहां जाता है तो उसको वहां वस्त्र निर्माण के रूप में या वस्त्रों के रूप में अपने शरीर को ढकने के लिए किसका उपयोग किया जाएगा, वो किसका उपयोग करे, चमड़े से निर्मित या खाल से निर्मित वस्त्रों का यदि उपयोग करता है तो वो अनुकूलन होगा। लेकिन वो अनुकूलन कौन सा होगा, बाह्य अनुकूलन होगा। अनुकूलन की बात अपन करें तो अनुकूलन कहते हैं कि वातावरण के अनुसार अपने आप को ढालना, जैसा वातावरण है उसके अनुसार यदि आप ढल जाते हैं तो वो क्या होगा, अनुकूलन होगा। तो आंतरिक अनुकूलन अपने कहा कि खान पान है, भाषा आंतरिक अनुकूलन है। दूसरा अपने का बाह्य अनुकूलन यानी वेशभूषा। अब आंतरिक अनुकूलन भी दो प्रकार का होता है, एक तो होता है ऐच्छिक और एक होता है अनैच्छिक। अब जैसे खान पान है ऐच्छिक है, भाषा है ऐच्छिक है, लेकिन दूसरी यहाँ पे अपन बात करें अनैच्छिक। अनैच्छिक अपन कहते हैं त्वचा का जो रंग है वो कैसा होगा, अनैच्छिक होगा, क्योंकि मानव की त्वचा का जो रंग है उस पर जलवायु दशाओं का प्रभाव सबसे अधिक होता है। मानव की त्वचा का जो रंग है, यदि जलवायु दशाओं के प्रभाव की बात करें तो मानव के शारीरिक अंगों पर त्वचा का जो रंग है वो सबसे अधिक परिवर्तनशील माना जाता है, सबसे अधिक परिवर्तित होता है। तो त्वचा के रंग में जो परिवर्तन होगा, किसमें परिवर्तन के साथ, जलवायु दशाओं में परिवर्तन के साथ। यदि उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों का मानव शीत कटिबंधीय क्षेत्र में जाए तो उसकी त्वचा के रंग में परिवर्तन होगा, त्वचा के रंग में परिवर्तन होगा तो वो अनुकूलन है, कैसा होगा, अनैच्छिक होगा, न चाहते हुए भी त्वचा के रंग में परिवर्तन होता है। तो खान पान है वो ऐच्छिक है, लेकिन त्वचा के रंग में जो परिवर्तन होता है वो अनुकूलन कौन सा माना जाता है, अनैच्छिक माना जाता है। तो अनुकूलन की जो क्रिया है जिसमें अपन ने कहा कि मानव वातावरण के अनुसार ढले, यानी स्वयं को वातावरण के अनुसार ढालना, तो क्या हो गया, अनुकूलन हो गया। दूसरी यहाँ पे अपन बात करते हैं परिवर्तन। परिवर्तन बिल्कुल अनुकूलन का विपरीत भाग माना जाता है कि वातावरण के अनुसार ढालने की जो क्रिया होती है, या अपन यूं कह सकते हैं कि वातावरण को अपने अनुसार ढालने की जो क्रिया होती है। अनुकूलन तो होता है कि वातावरण के अनुसार ढलना, स्वयं उसके अनुसार ढल जाओ, और परिवर्तन होता है कि वातावरण को अपने अनुसार ढालो, चाहे वो प्राकृतिक वातावरण हो उसको भी आप अपने अनुसार परिवर्तित कर सकते हैं, उसमें चेंजमेंट ला सकते हैं, और मानवीय जो वातावरण है उसमें भी आपके द्वारा परिवर्तन किया जा सकता है, उसको भी आप अपने अनुसार ढाल सकते हैं। तो वातावरण को अपने अनुसार ढालना परिवर्तन है और वातावरण के अनुसार अपने को ढालना अनुकूलन है। अब ये परिवर्तन की जो क्रिया होगी वो दोनों रूपों में होगी, दोनों रूपों का अर्थ लिया जाता है। अपन कह रहे हैं कि वातावरण को अपने अनुसार ढालना, और वातावरण अपन मानते हैं दो प्रकार का, अपन कहते हैं प्राकृतिक वातावरण और अपन कहते हैं सांस्कृतिक वातावरण। अब प्राकृतिक वातावरण में परिवर्तन करना होगा, अपने अनुसार उसको ढालना पड़ेगा। ढालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, परिवर्तन करना पड़ेगा। अब परिवर्तन कैसे करोगे, उदाहरण के तौर पे आप देखिए मानव ने परिवर्तन किया भी है, कैसे कि अपन बात करें मरुस्थली प्रदेश जहाँ पे वर्षा कम होती है, मरुस्थली प्रदेश जहाँ पे बालुई मृदा की प्रधानता है, अनुपजाऊ मृदा की प्रधानता है, तो वहां जहाँ वर्षा कम होगी, मृदा अनुपजाऊ होगी, वहां पे कृषि कार्य का अभाव होगा। तो मानव ने क्या किया, सिंचाई साधनों का यानी नहरों का निर्माण करके, कुओं का निर्माण करके, तो सिंचाई साधनों का विकास करके मरुस्थली प्रदेश जहाँ वर्षा कम होती है वहां फसल उत्पादन का कार्य किया। तो भौगोलिक दशा
तो क्या थी, सिंचाई कार्य के बिल्कुल विपरीत थी, फसल उत्पादन के बिल्कुल विपरीत थी। लेकिन मानव ने क्या किया, सिंचाई साधनों का निर्माण किया और सिंचाई साधनों का निर्माण करके प्राकृतिक वातावरण में परिवर्तन किया। यही बात यहाँ पे खाद का उपयोग, मानव ने अनुपजाऊ मृदा को रासायनिक खादों का उपयोग करके किसमें परिवर्तित कर दिया, उपजाऊ मृदा में। कि अनुपजाऊ मृदा को उपजाऊ मृदा में परिवर्तन करना किसमें परिवर्तन है, प्राकृतिक वातावरण में परिवर्तन। तीसरा उदाहरण, पहाड़ी ढालों पर कृषि कार्य। पर्वतीय जो क्षेत्र है जहां ढाल की तीव्रता होती है, तो पर्वतीय क्षेत्र में निवास करने वाला जो मानव है, वहां की भौगोलिक दशाओं के अनुसार, धरातलीय संरचना के अनुसार पर्वतीय क्षेत्र कृषि कार्य के प्रतिकूल माने जाते हैं। तो मानव ने क्या किया, उस प्राकृतिक वातावरण में परिवर्तन किया। परिवर्तन कैसे किया कि मानव ने पहाड़ी ढालों को काटकर सीढ़ी नुमा खेतों का निर्माण किया और सीढ़ी नुमा खेतों का निर्माण करके फसल उत्पादन, वर्तमान समय की यदि अपन बात करें तो विश्व में चाय का जो उत्पादन है, चाय के जो बागान है, केवल कौन से क्षेत्रों में है, पर्वतीय क्षेत्रों में है। पहाड़ी ढालों पर चाय के बागानों का यानी चाय का उत्पादन किया जाता है। तो पहाड़ी ढालों को काटकर सीढ़ी नुमा खेतों का निर्माण करना, मरुस्थलीय प्रदेश में सिंचाई साधनों का, नहरों का, कुओं का, नलकूपों का निर्माण करना, अनुपजाऊ मृदा को रासायनिक खादों का प्रयोग करके उपजाऊ मृदा में परिवर्तित करना, किसका उदाहरण है, परिवर्तन। और परिवर्तन किसमें, प्राकृतिक वातावरण में परिवर्तन। दूसरा है सांस्कृतिक वातावरण में परिवर्तन। अब सांस्कृतिक वातावरण जिसको अपन कह सकते हैं मानवीय वातावरण। उदाहरण के तौर पे यदि अपन बात करें तो भाषा, खान पान, रहन सहन। अब भाषा, जैसे अपन बात करें, अपन भारत की बात करें, जैसे राजस्थान का कोई व्यक्ति यदि केरल जाता है, तो केरल में जहां मलयालम बोली जाती है, तमिलनाडु जहां कन्नड़ बोली जाती है, तो राजस्थान का व्यक्ति जहां राजस्थानी या हिंदी का प्रयोग होता है, वो व्यक्ति यदि तमिलनाडु जाता है और तमिलनाडु जाने के बाद यदि वो अपनी भाषा या अपने शब्दों का प्रयोग यदि वहां जाकर करता है, वहां के लोगों को अपनी भाषा यदि सिखाता है, तो वो परिवर्तन होगा। परिवर्तन किसमें होगा, सांस्कृतिक वातावरण में होगा। फिर अपन बात करते हैं खान पान। देखिए अपन बात करें केरल जो तटवर्ती क्षेत्र है, वहां पे मुख्य रूप से चावल या मछली ही मुख्य भोज्य पदार्थ के रूप में प्रयोग में लिए जाते हैं। जबकि राजस्थान की यदि अपन बात करें तो गेहूं या बाजरे का जो उपयोग है, या चावल का उपयोग अत्यधिक कम, मछली का उपयोग भोज्य सामग्री के रूप में नहीं किया जाता है। तो राजस्थान का व्यक्ति यदि केरल जा रहा है, केरल यदि निवास कर रहा है, तो केरल के लोगों को यदि वो बाजरा या गेहूं की का भोज्य सामग्री के रूप में यदि उपयोग वो प्रारंभ करते हैं, तो क्या होगा, परिवर्तन होगा। रहन सहन, जो वेशभूषा है, जो पहनावा है, उसमें वो परिवर्तन करता है, तो परिवर्तन कैसा माना जाएगा, सांस्कृतिक वातावरण में परिवर्तन माना जाएगा। तो परिवर्तन की जो क्रिया होगी वो दो रूपों में होगी, प्राकृतिक वातावरण में परिवर्तन होगा और सांस्कृतिक वातावरण में परिवर्तन होगा। और ये परिवर्तन किस पर निर्भर करता है, मानवीय क्षमता पर निर्भर माना जाता है। तो वातावरण समायोजन का सिद्धांत जो मूल रूप से बात कहता है कि किसी भी वातावरण में मानवीय निवास है, किसका परिणाम है, समायोजन का परिणाम है। अब समायोजन करने के लिए आपको दो कार्य करने होंगे, एक आपको अनुकूलन करना होगा, एक आपको परिवर्तन करना होगा। अनुकूलन किसके रूप में होगा, अनुकूलन होता है कि अपने आप को वातावरण के अनुसार ढालना, जैसा वातावरण है, जैसी परिस्थिति है उसके अनुसार ढलना, तो अनुकूलन होगा। और वातावरण को अपने अनुसार ढालना, जैसा वातावरण है उसको आप अपनी क्षमता के अनुसार उसमें परिवर्तन करें, तो वो क्रिया कौन सी मानी जाती है, परिवर्तन की क्रिया मानी जाती है। तो मानवीय जो निवास है, मानवीय जो क्रिया है, वो किस पर निर्भर करती है, अनुकूलन और परिवर्तन पर निर्भर मानी जाती है। और ये अनुकूलन और परिवर्तन किसका परिणाम होगा, वातावरण समायोजन का परिणाम होगा। तो इस प्रकार अपने आज की वीडियो में बात की वातावरण समायोजन के सिद्धांत की, कि मानव और मानवीय जो क्रियाएं हैं वो किस पर निर्भर करती हैं, समायोजन पर निर्भर करती हैं। समायोजन किसके रूप में होगा, अनुकूलन के रूप में होगा या परिवर्तन के रूप में होगा। अनुकूलन आप अपने आप को वातावरण के अनुसार ढालें, परिवर्तन वातावरण को अपने अनुसार ढालें या उसमें परिवर्तन करने का, उसमें चेंजमेंट करने का कार्य करें। तो यहाँ पे अपना ये मानव भूगोल के मूल सिद्धांतों का थर्ड जो टॉपिक है, थर्ड जो सिद्धांत है, यहाँ पे पूरा होता है। धन्यवाद।